आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना और विकास। टॉपिक अंडप। अंडप का दूसरा नाम होता है अंडप या गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण, ये अंडप या गुरु बीजाणु जो पर्ण होता है ये जायांग की एक लगी इकाई होती है। जायांग जो होता है वो मादा जननांग होता है पुष्प का। मादा जननांग होता है किसका? पुष्प का। और उसकी जो एक लगी इकाई होती है उसको अंडप कहते हैं। अंडप पाए कहाँ जाते हैं? अंडप जो होते हैं वो इसकी एक लगी इकाई होते हैं जायांग की, और अंडपों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। 2 या 2 से अधिक होती है। ये अंडप जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ अगर पृथक हों, 2 या 2 से अधिक अंडप एक दूसरे के साथ पृथक हों तो ऐसी स्थिति को वियुक्तांडपी कहते हैं। वियुक्तांडपी के नाम से जाना जाता है। अगर यही 2 या 2 से अधिक अंडप अगर संयुक्त होते हैं, ऐसी अवस्था को युक्तांडपी कहते हैं कि अंडप आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ये जो अंडप होता है ये एक बीजांड धारण करने वाली पत्ती होती है, इसलिए इसको गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से। एक पत्ती जो होती है वो तने पर विकसित होती है, वही पत्ती किस में परिवर्तित हो जाती है? गुरु बीजाणु में या अंडप के अंदर परिवर्तित हो जाती है, इसलिए अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। ये जायांग की एक लगी इकाई होती है। 2 या 2 से अधिक अंडप मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंडप पृथक हों तो ऐसी अवस्था को वियुक्तांडपी कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक अंडप अगर संयुक्त होते हैं तो ऐसी अवस्था को युक्तांडपी के नाम से जाना जाता है। ये जो अंडप होता है, अंडप 3 भागों में बटा होता है। भाग नंबर प्रथम वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा भाग अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं। वर्तिका ये अंडाशय, ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का कार्य होता है पराग कणों को संग्रहित करना। ये वर्तिकाग्र जो होता है ये थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसके कारण परागकण इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। ये वाला भाग वर्तिका होता है, इसका कार्य होता है पराग नली को गमन कराना। पराग नली को अपन ने पढ़ चुके हैं पहले कि पराग नली को निर्माण कौन करता है? कायिक कोशिका करती है, जो कि परागकण के अंदर पाई जाती है। ये अंडाशय होता है। अंडाशय में जो गोलाकार संरचना होती है बीजांड कहते हैं इनको। बीजांड को अपन गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाने जाता है। गुरु बीजाणुधानी, ये जो गुरु बीजाणुधानी होती है इस बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका जिसे अपन मादा युग्मक के नाम से जानते हैं, और ये मादा युग्मक नए पादप को विकसित करने में योगदान करता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना
बीजांड जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। पहले ऐसे लाइन बनाएंगे अपन, फिर यहाँ से उसको ऐसे घुमाकर ऐसे लाना है, फिर इसमें से 2 लाइनें ऐसे बनानी हैं, एक लाइन ऐसे बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है। इस भाग के अंदर बीच के अंदर कुछ इस तरह का बनाना है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, बीच में एक कोशिका, यहाँ पर एक बड़ी कोशिका, इसके बगल में 2 छोटी कोशिकाएं और बाकी का भाग कुछ इस प्रकार का। और ये संरचना हो गई बीजांड की। बीजांड के भागों के नाम देखते हैं हम। सबसे पहला भाग बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत क्या कार्य करता है? ये बीजांड को अपराशय अंडाशय में जोड़े रखता है, अंडाशय में जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा भाग जहाँ पर बीजांड वृंत जो होता है, वो बीजांड वृंत बीजांड के साथ जहाँ पर जुड़ा रहता है उस भाग को कहते हैं नाभिका। ये बीजांड वृंत नाभिका के जहाँ पर जुड़ा रहता है वहाँ पर एक उभार जैसी संरचना होती है। इस उभार जैसी संरचना को कहते हैं रेफे। यहाँ से इसके अंदर से पोषण सप्लाई होता है। पोषण सप्लाई होता है किसके अंदर? बीजांड के अंदर। इसके बाद दूसरा भाग आ गया, ये जो भाग हो गया इसको कहते हैं बीजांडकाय। ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और इसमें भ्रूणपोष के लिए पोषण भरा होता है। ये भ्रूणपोष को पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। मृदुतक का मतलब है पैरेन्काइमा कोशिकाओं को, जो कि भोजन निर्माण का कार्य करती है। ये भोजन जो निर्माण होता है भ्रूणकोष को दिया जाता है। ये जो आवरण होते हैं इनको कहते हैं अध्यावरण। सामान्यतः बीजांड में अगर एक अध्यावरण हो तो उसे एक अध्यावरणी, अगर बीजांड के अंदर अध्यावरणों की संख्या एक हो तो उसे एक अध्यावरणी, अगर 2 हो तो उसे द्विअध्यावरणी। अगर अध्यावरणों की संख्या नहीं हो तो उसे अध्यावरणी के नाम से जाना जाता है, अध्यावरण। कई बार बीजांड के अंदर अध्यावरणों की संख्या 3 भी हो सकती है। जैसे लीची के अंदर अध्यावरणों की संख्या 3 होती है तो तीसरा जो अध्यावरण होता है वो अध्यावरण जो होता है वो एरिल के नाम से जाना जाता है, एरिल। इसके बाद ये अध्यावरण करते क्या है? ये बीज चोल का निर्माण करते हैं। अध्यावरणों का कार्य क्या होता है? बीज चोल बनाने का कार्य करते हैं, बीज चोल। इसके अध्यावरण जो होते हैं पूरे भ्रूणकोष को चारों ओर से घेर के रखते हैं, परंतु भ्रूणकोष के एक सिरे पर अध्यावरण का आवरण नहीं पाया जाता। जहाँ पर नहीं पाया जाता उस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। उस भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार। ये जो बीजांड द्वार होता है यहाँ से परागनली अधिकांशतः पादपों में प्रवेश करती है। इस बीजांड द्वार के विपरीत का जो भाग होता है उसे निभाग कहते हैं, जो कि विपरीत होता है किसके? बीजांड द्वार के विपरीत। उसके अंदर की ओर चलें तो इसके अंदर मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोष होता है। भ्रूणकोष जो होता है वो
7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। ऊपर की ओर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं अनियमित आकार की होती हैं। इनका कार्य होता है बीजांडकाय से पोषण को खींचना। बीजांडकाय से पोषण को ग्रहण करना। ये प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती हैं ये बीजांडकाय से पोषण को ग्रहण करती हैं। ये जो बीज के अंदर जो भाग दिखाई दे रहा है ये जो कोशिका होती है वो केंद्रीय कोशिका होती है। केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। नीचे की ओर अपन देखें तो ये जो बड़ी कोशिका होती है इसको अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका। और नीचे की 2 और जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इन सहायक कोशिकाओं के अंदर तंतु में संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। ये तंतु रूपी समुच्चय जो होते हैं तंतु रूपी समुच्चय, ये जो तंतु रूपी समुच्चय होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक पदार्थ परागनली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परागनली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की गति को रासायनोवर्तन गति कहते हैं। रासायनोवर्तन गति के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई बीजांड की संरचना। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बीजांडवृंत वह भाग होता है जो बीजांड को अपराग से अंडाशय में जोड़ा रखता है और इस बीजांडवृंत के द्वारा पोषण सप्लाई होता है। इसके बाद जो नाभिका वाला भाग होता है वो बीजांडवृंत बीजांड से जिस भाग से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। यहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे रेफे कहते हैं। इसके बाद ये जो बीजांड होता है इस बीजांड के चारों ओर अध्यावरण पाए जाते हैं। अध्यावरण जो होते हैं वो बीज चोल बनाने का कार्य करते हैं। अध्यावरणों की संख्या 1 हो तो एक अध्यावरणी, अध्यावरणों की संख्या 2 हो तो द्विअध्यावरणी। अगर अध्यावरण अनुपस्थित हो तो अध्यावरणी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अध्यावरणों की संख्या 2 होती है, लेकिन कई पादपों के अंदर जैसे लीची के अंदर अध्यावरणों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। तीसरा जो अध्यावरण होता है वो एरिल के नाम से जाना जाता है। इस बीजांड के अंदर कहीं पर अध्यावरण का आवरण अनुपस्थित होता है। जहाँ पर अनुपस्थित होता है वहाँ बीजांड वह भाग कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से क्या होता है, यहाँ से परागनली प्रवेश करती है। परागनली यहाँ से प्रवेश करती है। अधिकांश से 80% पादपों में बीजांड द्वार से ही परागनली प्रवेश करती है। इसके बीजांड द्वार के विपरीत भाग जो होता है उसे निभाग कहते हैं। निभाग जहाँ पर होता है वहाँ बीजांडकाय होता है जो कि मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है। ये जो होता है भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये चारों ओर से जो भ्रूण कोश होता है उसे घेरे रखता है। भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर निभाग की तरफ जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। एक कोशिका मध्य में जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है। 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, 2 बगल में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं, बीच में जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका। अंड कोशिका जो होती है वो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगी। सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो परागनली की दिशा निर्देश में मदद करती हैं। इनके अंदर तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं जो रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो परागनली को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है उसे रासायनोवर्तन गति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजांडकाय से पोषण खींचने का कार्य करते हैं। केंद्रीय कोशिका आगे चलकर भ्रूण पोष का निर्माण करेगी जो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि जो बीजांड होता है ये बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा और इसके अंदर जो अंड कोशिका होगी वो भ्रूण का निर्माण करेगी। तो बीज के अंदर फिर भ्रूण होता है और भ्रूण से फिर नया पादप का निर्माण होता है।